दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट नहीं आता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जो कहता था हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। 10 साल में एक बार भी पास नहीं किया। जाटों के क्या मुद्दे हैं? चुनाव में जाट एक बड़ा फैक्टर की तरह इस बार सारी पार्टियां देख रही हैं। तो केजरीवाल जी कितने दिन से सीएम थे, उस दिन से जाट नहीं दिखे। अरे याद आई है, अब उसको दिखाई दे रहा है कि मैंने ये चीज भी करनी चाहिए, मैं भूल गया। तो उस चीज को अब उसने उसके दिमाग में आगे कर रहा है इन चीजों को। अब दोनों पार्टी बोल रही है, बीजेपी भी बोल रही है हम ये कर देंगे, केजरीवाल भी बोल रहे हैं ये कर देंगे। होना क्या है वो आगे का देखो। क्या माहौल है मटियाला में? मटियाला में आम आदमी का माहौल है। मनीष सिसोदिया आया था, उसने कहा था भी काजीपुर को एजुकेशन हब बड़ा होगा, लेकिन उसका ना कॉलेज बड़ा, ना स्कूल बड़ा, ना और कुछ बड़ा। कैलाश जी अगर यहाँ से लड़ते बीजेपी के टिकट पर इस बार तो जीतते, लेकिन आप बता रहे हो काम नहीं हुआ 10 साल में पिछले। तो लोकल आदमी है, ये चीजें ज्यादा ध्यान में रखी जाती हैं कि चाहे उसने काम किया या नहीं किया। हमारे दिल्ली की वोटर की वैल्यू दूसरे राज्यों से बहुत कम है। जाटों ने इसलिए विरोध नहीं किया था कि हमारे को क्यों नहीं शामिल किया। कितनी सीटों पर प्रभाव डालते हैं दिल्ली? ये आरक्षण की मांग जो जाटों की तरफ से कम होती है, राजनीतिक तौर पर ज्यादा होती है। बीजेपी मानती है कि हमारे को जाट वोट देते हैं, लेकिन कांग्रेस भी मानती है, आम आदमी पार्टी भी मानती है। तभी तो केजरीवाल जी ने इशू रेस किया। सभी पार्टियों को लगता है कि जाट हमारे को देता, हमारे को वोट देता, हमारे को देता। अब तो लेकिन अब ये बटके भी देता है। जाटा के बारे में कोई ना सोचता। हाँ, जाट जरूर दिल्ली के बारे में नहीं सोचते हैं। कि दिल्ली में कोई जाटों का बड़ा नेता आपको नजर आता है जो जाट समाज के लिए अगर वो सरकार में रहे तो कुछ काम होगा? जाटा की तो भाई वो है ना हैंडी मरोड़ते ही ना, वो कड़ी बनावे हैं, उन्हें खदकावे हैं, हर चले जाए। क्या कोई जाट समाज से मुख्यमंत्री होना चाहिए जो इस इलाके के बारे में सोचे? नहीं, इस बारे में कोई राय नहीं है जी, क्योंकि दिल्ली में कोई एक अकेली जाटों की दिल्ली नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। तमाम पार्टियां अपने अपने वादे, अपने अपने दावे कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली में रहने वाला जाट समाज का भी एक मुद्दा गरमाया हुआ है। सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने जाट समाज को लेकर एक बयान दिया, जिस पर विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं और फिर उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया जो है वो भी सुनाते हैं। दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट नहीं आता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। आज जो वो जाटों के ऊपर और एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं। 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। 10 साल में एक बार भी पास नहीं किया। लगातार आ रहे इन बयानों को लेकर ललन टॉप की चुनावी यात्रा जमीन पर उतरी। हमने ज़मीनी हकीकत समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि दिल्ली में जो वो सीटें हैं, जो वो विधानसभाएं हैं जिनमें जाट वोटर बहुतायात हैं, जिनके वोट से एक जीत हार का फैसला होता है, जिनके वोट से विधायक चुना जाता है, उसे लेकर लोगों ने क्या कहा, क्या समझा, वो सब उनसे जानने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने जाटों से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। क्या जाट आरक्षण आज भी जाट समाज के लिए एक मुद्दा है?
जाट आरक्षण के लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं, जाट आरक्षण किसकी वजह से लागू नहीं हो पाया और जाटों के सबसे बड़े नेता कौन रहे, जाटों का इतिहास, साथ ही साथ जाट नेताओं से जुड़े दिलचस्प किस्से, ये तमाम चीज़ें हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। जाट समाज के इतिहास को और गहराई से समझने के लिए हमने सीनियर जर्नलिस्ट विनोद डबास से बात की। सुनिए, आपको वो भी सुनाते हैं। जाटों की 2 रियासत रही हैं जो मेरी जानकारी में, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर उसके साथ में, सॉरी 3, एक बल्लमगढ़ भी रही है, 2 राजस्थान में, 1 हरियाणा में। लेकिन सबसे खास बात है भरतपुर रियासत की। वहाँ के जो है महाराजा सूरजमल होते थे, तो रियासत ऐसी रही, वो ना तो मुगलों के टाइम में गुलाम हुई ना अंग्रेज़ों के टाइम में गुलाम रही, वो स्वतंत्र रही बिल्कुल। और उस जो रियासत ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि लाल किले का एक दरवाज़ा तोड़ के ले गए थे जीत, जब विजय हासिल की थी तो निशानी के तौर पे वो एक दरवाज़ा आज भी वहाँ भरतपुर में रखा हुआ है। और तो इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप भी हुए जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनवाई, उन्हीं की देन है ये। और जो है राजा नाहर सिंह हुए बल्लमगढ़ वाले, जिनको जो है अंग्रेजों के साथ जिन्होंने लड़ाई लड़ी और यहाँ चांदनी चौक में उनको फांसी पे लटकाया था, फव्वारा चौक कहते हैं वहाँ पर। जाट वोटर्स से मिलने के लिए हम लोग दिल्ली के कादीपुर इलाके में भी गए। वहाँ के लोगों ने हमें क्या बताया वो भी आपको सुनवाते हैं। ये है कि भाई विकास की जहाँ तक बात है, विकास कोई इलाके के लिए कोई खास विकास हुआ नहीं है। जो विकास हुआ था वो शीला दीक्षित के टाइम में हुआ था। आजकल जो है वायदे हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। गांव में देख लो, गली खड़े देख लो, सड़क देख लो, सब वैसे की वैसी टूटी फूटी पड़ी है। और तो और 68 में नरेला गांव ने जो सिंगू बॉर्डर से नरेला रोड जाती है उसके ऊपर सैकड़ों बीघे ज़मीन शरदानंद कॉलेज के नाम से छोड़ी हुई है, जिस पे आज तक कॉलेज नहीं बन लिया, ज़मीन छूटी हुई है। और तो ये और मतलब 5-6 साल पहले हमारे गांव में ये अपना एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से इसका मनीष सिसोदिया आया था। उसने कहा था भी कादीपुर को एजुकेशन हब बड़ा होगा और 12-14 एकड़ ज़मीन इकट्ठी है, बाउंड्री कराई उसकी बाउंड्री भी होगी, लेकिन उसका ना कॉलेज बड़ा, ना स्कूल बड़ा, ना और कुछ बड़ा, ऐसे ही पड़ी है, पानी भरा खड़ा है। क्या इस गांव के पास अपना कोई स्कूल है सरकारी? हाँ, अपना स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है कादीपुर के अंदर, एक प्राइमरी स्कूल है। लेकिन क्या है कि उसमें सुख सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा है कि उसमें रूम्स की बहुत किल्लत है। बच्चों को ऐसे भर के बाहर से दरवाज़ा लगा दिया जाता है कि जैसे कोई बकरियों का बाड़ा हो। जाटों के क्या मुद्दे हैं? चुनाव में जाट एक बड़ा फैक्टर की तरह इस बार सारी पार्टियां देख रही हैं, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण का मुद्दा उठा दिया चुनाव से पहले, फिर दूसरी तरफ चाहे वो प्रवेश वर्मा हो जिन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिकट मिला है, वो जाट समाज से आते हैं। कैलाश गहलोत नजफगढ़ से मिनिस्टर रहे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के, अब वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए। तो जाटों को लेकर क्या मिजाज है इस बार दिल्ली की राजनीति में? देखिए, वही बात है कि जाटों में कोई अलग से विषय तो होते ही हैं हर एक जाति के, लेकिन ये भी एक समाज की बात अगर हम करें, जाट आरक्षण की बात करें तो साहिब सिंह जी के टाइम में दिल्ली में जाटों को आरक्षण मिला था दिल्ली सरकार के द्वारा। उसके बाद से वो आगे नहीं बढ़ पाया, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो जाट आरक्षण की बात एक राजनीतिक मुद्दा है, ये केंद्र का और दिल्ली का रहा है। अनेकों ऐसे विषय हैं दिल्ली के जो कि यहाँ पे आपस में दोनों सरकार की सहमति ना बन पाने के कारण से उन पे काम नहीं हो रहा है। अनेकों विषय हैं। मैं उस आरक्षण की जो है ना बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ मैं आपको एक बार,
क्योंकि ये एकदम है ना, इस पर सीधी टिप्पणी करना ठीक नहीं है और न कोई कर पाएगा। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार हो रही थी उस दौरान जाटों को भी, मतलब मंडल आयोग ने जाटों को भी ओबीसी में शामिल करने की मतलब पहल की थी। तो देश भर में उन्होंने सर्वे किया था। जब वो राजस्थान में गए, भरतपुर में और धौलपुर में, तो वहाँ के जाटों ने मना कर दिया कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम तो राजा हैं। और मैं दूसरा बताऊं, मंडल आयोग की जब रिपोर्ट लागू हुई थी तो जाट बाहर के जाटों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था। उसने जाटों ने, औरों ने भी किया था, और तो जाट भी साथ थे उसमें। और तो जाटों ने इसलिए विरोध नहीं किया था कि हमारे को क्यों नहीं शामिल किया, उस रिपोर्ट का विरोध किया था कि इस रिपोर्ट ने समाज को बांट दिया। जैसे जाटों के समकक्ष गुज्जर और यादव समकक्ष हैं, वो भी किसान हैं, जाट भी किसान हैं, और तो इसलिए उसका विरोध किया था कि ये जो है हमारे को समाज को बांट दिया, ये और जो है ना इस लागू करना ठीक नहीं है। और तो उस दौरान अजीत सिंह ने, जो केंद्रीय मंत्री थे वीपी सिंह की सरकार में, अजीत सिंह ने एक मूवमेंट शुरू किया जाटों को ओबीसी में शामिल करवाने के लिए, और उन्होंने 135 सांसदों के साइन करा लिए थे। तब भी जाटों ने विरोध किया था उनकी भी इस पहल का कि हमें ओबीसी में शामिल नहीं होना। इसके बाद फिर क्या हुआ, 98 के जो है विधानसभा चुनाव हुए जब, तो वहाँ कांग्रेस ने वायदा किया राजस्थान में कि हम सरकार में आएंगे तो जाटों को ओबीसी में शामिल करेंगे। हालांकि जाटों ने कोई डिमांड भी नहीं की थी, लेकिन जो है सब वहाँ जाट और राजपूतों की लड़ाई, तो जाटों को कैसे अपनी तरफ मोड़ा जाए, या तो उन्होंने एक वायदा किया। फिर वहाँ चुनाव कांग्रेस जीत भी गई, जो है उसके बाद जो है जाट नेताओं ने डिमांड की भाई आप पूरी कर दो, क्योंकि तब तक जाट समझ चुके थे कि ओबीसी में नहीं है हम, और तो हम नौकरियों में पिछड़ रहे हैं, इसलिए नौकरी प्राप्त करने के लिए अब ओबीसी जरूरी है। और तो उनकी समझ में आ गया था, क्योंकि यादव और गुज्जर आगे निकल रहे थे नौकरी के मामले में, जाटों के इतने नहीं निकल रहे थे। और तो उन्होंने डिमांड किया, तो कांग्रेस ने जो है वहाँ पर नहीं दिया। और तो फिर राजस्थान में एक मूवमेंट चला लोकसभा चुनाव से पहले, और वहाँ जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, लोकसभा चुनाव से बहुत मतलब तत्काल पहले ही हुई थी। और उस रैली में जो है इसी चीज़ का विरोध हुआ था। उसमें चौधरी अजीत सिंह भी थे, दारा सिंह जो ऑल इंडिया जाट महासभा के अध्यक्ष थे वो भी गए थे, और जो है ये काशीराम भी गए थे, बसपा के नेता काशीराम भी गए थे। और उस रैली में जो अभी अपने उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इनका भी संबोधन हुआ था। ये उस आंदोलन के सर्वे सर्वाओं में थे, बड़े नेताओं में, मतलब अगुवाई करने वालों में थे। तब इन्होंने, मैं आपको बता भी दूँ, इन्होंने राजस्थानी में बहुत शानदार भाषण दिया था। और उनके भाषण की एक बात ही बताता हूँ। तो उन्होंने ये बोला, इनके ने ऐसा कर दियो कि ये जो नेता बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, ये दिल्ली अपने भाड़े तो जा, मतलब ये दिल्ली जब भी जाएं अपने किराए से जाएं, सरकारी से नहीं जाएं, कि इनको हराना है इस बार। और उसका असर ये हुआ, फिर ये हारे, वहाँ पर कांग्रेस हारी, और कांग्रेस हार गई तो फिर सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी। और तो बीजेपी की सेंट्रल सरकार ने जो राजस्थान के जाटों को धौलपुर और भरतपुर छोड़ के, दो जिले छोड़ के, और जो है राजस्थान के जाटों को केंद्रीय स्तर पर आरक्षण दे दिया। उसके बाद फिर राज्यों में शुरुआत हुई। दिल्ली में सबसे पहले दिया, राज्यों में किसी में दिया तो शीला दीक्षित सरकार ने दिया, क्योंकि यहाँ ओबीसी रिपोर्ट तैयार थी। फिर उसके बाद यूपी में दिया, वहाँ की सरकार ने, बीजेपी की सरकार थी उस दौरान। फिर राजस्थान में दिया, ऐसे धीरे धीरे करके 9 राज्यों में ओबीसी में शामिल किया गया। फिर कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश के जाटों को ओबीसी में शामिल किया। उसमें कुछ तकनीकी खामी होगी, जो चुनाव का दौर था कुछ न कुछ कमी रहेगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ओबीसी का प्रस्ताव जो रद्द हुआ। और तो दूसरा खेमा जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ जो है वो रिजेक्ट हो गया। पहुंचे नजफगढ़ विधानसभा में, वहां के वोटर्स ने हमें जाट आरक्षण या जाटों से जुड़े मुद्दों पर क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। कृष्ण कुमार जी, इस बार के चुनाव का मुद्दा आपको क्या दिख रहा है? नजफगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो लोग क्या सोच रहे हैं, मुद्दा उनके लिए क्या है वोट करने जाएंगे? हमारे यहाँ का मुद्दा है जी, हमारे यहाँ पे काम नहीं हो पाया, इसलिए हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो बदलाव चाह रही है।
एक तो जो ये हमारे नजफगढ़ में ट्रांसपोर्ट इतना है, अब 24 घंटे जाम रहता है, कुछ जाम की कोई वो नहीं है। ये बसें इतनी घूमती है यहाँ से बिल्कुल खाली, एक बस में 4 सवारी होंगी, बसों की लाइन ही नहीं टूटती रोड से। जाम 24 घंटे अड़जा रहता है, कोई सुविधा नहीं। जाम सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ नजफगढ़ शहर की जाम की है। और जी गांव देहात में आप जाके देखो, हमारा दचाऊ गांव है, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं, मेन रोड से ऐसा है, इतना कीचड़, रोड टूटा पड़ा, गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। लेकिन अभी हम इधर रास्ते से आ रहे थे तो बीच रोड की बात आप कर रहे हैं, वो टूटा हुआ, लेकिन कई गलियां बनी हैं, उसमें कैलाश गहलोत के बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े। ऐसा है ना जी, अगर जब बिल्कुल ही सारा ही सब कुछ डेड हो जाएगा तो फिर तो दूसरा वो मामला हो जाएगा। तो ये ना, एक बात बताओ ना, ये गांव है, ये सीधा रोड जा रहा है, आगे रोहतक रोड पे सीधा आगे हरियाणा पंजाब होता हुआ मेन रोड है, यहाँ से इतना व्हीकल है। रोड की एक बार आप थोड़े से आगे चल गए, कंडीशन देखो क्या है, तो उसका कोई तो वो होना चाहिए ना। मान लो अपने कैलाश गहलोत जी यहाँ से मंत्री थे, एमएलए बने थे हमारे यहाँ के, तो उन करवाना चाहिए था। लेकिन अब तो कैलाश जी भी बीजेपी के ही हो गए। देखो हो गए, हमारा पार्टी से मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है जी कोई भी बनो, काम तो होना चाहिए पब्लिक के लिए। हमारा तो यही है कि भी पब्लिक को सुविधा होनी चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। कैलाश जी अगर यहाँ से लड़ते बीजेपी के टिकट पर इस बार तो जीतते। लेकिन आप बता रहे हो काम नहीं हुआ 10 साल में पिछले। देखो काम, वो जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो काम होना चाहिए था फिर भी आप कह रहे हो जीतते। देखो जीतते तो इसलिए कि पिछले 10 साल से वो बन रहे थे यहाँ से, तो आदमी ये कुछ भी है वो भी हमारे लोकल थे, यहीं के हमारे गांव से हैं, मित्राव गांव से लोकल हैं, तो बनते थे। नहीं, एक चीज़ मुझे आप लोग ये बताओ, भाई साहब आपका क्या नाम है? दिनेश। दिनेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे अब हमारा इलाका है, नजफगढ़ की सीट है, नजफगढ़ का पूरा इलाका है, हमें परेशानी है ट्रांसपोर्ट की या सड़कों की, तो लोकल आदमी है, ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखी जाती हैं कि चाहे उसने काम किया या नहीं किया। नहीं, काम भी ज़रूरी है, लोकल भी काम है, हम तो अपने जो एरिया का है उसी को तो वोट देंगे ना। ये वो वहाँ से है, उसने कहीं भी काम नहीं करवाया है, थोड़ा बहुत किया है। देखो हर जगह अभी ये बारिश में रोड पे पानी खड़ा हो जाता है, कहीं कोई सी भी कॉलोनी में चले जाओ, सब जगह यही बुरा हाल था बारिश में, रोड पाने जाने की जगह कहीं भी नहीं है। और अभी ये जो केजरीवाल जी आके कह रहे हैं कि जाट आरक्षण का इतना बड़ा मुद्दा है कि भाई साहब आप इतनी बातें करते हो, और केंद्र में, हमने दिल्ली में तो ओबीसी में डाल रखा है, लेकिन केंद्र सरकार तो ये चीज़ कर नहीं रही है। अरे भाई साहब, ये अभी बोला जा रहा है, पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने? चुनाव के टाइम ये सब मुद्दे याद आते हैं इनको। इससे पहले क्या कर दिया, फ्री का दे रहे हैं, चलो ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, ये थोड़ी किसी को भी दे देंगे। इससे भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये क्राइम भी ज़्यादा फैल रहा है। क्यों? पब्लिक आ गई बाहर से, यूपी से, बिहार से, हर जगह से आ रहे हैं, तो इससे क्राइम भी तो बढ़ रहा है ना फ्री के चक्कर में। जाट आरक्षण का मुद्दा जो उठा रहे हैं केजरीवाल जी, इस पर क्या सोचना है? देखो केजरीवाल जी कितने दिन से सीएम थे, उस दिन से जाट नहीं दिखे, उस दिन से भी तो जाट यहीं थे, उस दिन से केजरीवाल वो उठाते जाटों का मुद्दा। हम जाट हैं, हम केजरीवाल के साथ रहते। हरियाणा में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म हुई और बीजेपी आई, उससे पहले सीएम हुड्डा जी थे, हुड्डा जी चलते आना वो कर गए, जाट आरक्षण लागू कर दो। सीएम हुड्डा साहब कब से सीएम थे, उस टाइम से कभी उन्हें लागू करते, पहले क्यों नहीं किया अपने टाइम में? चलती आना बोल गए, बोले लागू कर दो, बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने हटा दिया, 100 वोट में नहीं होगा। तो यही कामयाब है। अब चुनाव का टाइम आ गया, अब कुछ भी बोलो। अब दोनों पार्टी बोल रही है, बीजेपी भी बोल रही है हम ये कर देंगे, केजरीवाल भी बोल रहे हैं ये कर देंगे, होना क्या वो आगेगा देखो। जाट आरक्षण पर, जाटों से जुड़े मुद्दों पर हमने दिल्ली की मटियाला विधानसभा का भी रुख किया, वहाँ के लोगों ने क्या कहा वो भी सुनिए। क्या माहौल है मटियाला में? मटियाला में आम आदमी का माहौल है, आम आदमी पार्टी का माहौल है। बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? भाई पिछली बार ये 2008 में सुमेश बनाया था पहले, तो इसने हमारे बहुत काम कराया, गांव का भी काम कराया, इसने विकास कराया है। इसने ऐसी बात नहीं है, इसने गांव में हमारे में चौपाल बनवाई है, तालाब बनवाया है, बहुत काम किया इसने। सुमेश शौकीन बहुत अच्छा आदमी है, पैसे वाली फर्म है, इसने पैसे की कोई भूख नहीं है। और जो नेता आते हैं वो पैसा खा जाते हैं, अपना 5 साल अपना काम काट कर चले जाते हैं। ये नेता जमाऊ टिकाऊ नेता है ये।
तो जोर नज़र आ रहा है उनका इस बार? उनका 100 का 100। अब जो माहौल है, जैसे अब ये अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जो जाट आरक्षण का मुद्दा भी उठा दिया है ना, ये सब ठीक उठाया उसने, वो जो बोलता है वो करके दिखाता है। नहीं तो बीजेपी यही तो कह रही है कि जाटों के आरक्षण की याद अब क्यों आ रही है केजरीवाल जी को? अरे याद आई है, अब उसको दिखाई दे रहा है कि मैंने ये चीज़ भी करनी चाहिए, मैं भूल गया, तो उस चीज़ को अब उसने उसके दिमाग में आ गया, कर रहा है इन चीज़ों को। भूल गए वो? हाँ, भूल गया वो पहले। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नरेश कुमार। नरेश जी, तो जाटों का आरक्षण का जो मुद्दा है ये कितना ज़रूरी है यहाँ पे? एरिया में कोई इतनी ज़मीनें तो रही नहीं है, अब वो मुद्दा कर है, लेकिन जो मिल जाएगा वो भी अच्छा है, नहीं मिलेगा जब भी काम तो चलेगा। किसकी गलती आप मानते हो जो जाट आरक्षण की बात है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र को दिल्ली के जो जाट हैं उन्हें ओबीसी में शामिल करना चाहिए था ताकि यहाँ वाले जाटों को भी फ़ायदा मिले। पास कर देना ना, अब तो फाइल भेज रहे हैं वो, अब तो बोल रहे हैं, अब आगे पास कर देना। आप भेजने की बात कह रहे हैं? हाँ, तो वो भेजने की बात कह रहे हैं तो अब पास कर देना। अच्छा, और जाट समाज के वैसे क्या मुद्दे हैं अगर यहाँ हम बात करें तो? जाट समाज के मुद्दे क्या, कोई अच्छा कैंडिडेट हो, गांव में कॉलोनी में काम कराने बंदा हो, और क्या मुद्दे होते हैं ये? पार्टी की तरफ किसी की तरफ झुकाव है इस बार जाट वोटरों की अगर हम बात करें इलाके के? नहीं, खुल का कोई वो नहीं है, वो मिलजुल कर आएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई यहाँ ऐसी आवाज़ नहीं है कि एक तरफा ही है वो है, लेकिन हाँ ये है कि जो आम आदमी का है उसका रुझान इस एरिया में ज़्यादा है। जाटों के आरक्षण की बात आ जाती है, अब हम जो है देहात दिल्ली के इलाके में घूम रहे हैं तो जाट इधर काफ़ी सारी संख्या में जाट भी रहते हैं यहाँ पे, तो जो जाट आरक्षण के मुद्दे की बात आ रही है वो कितनी सही है कितनी गलत आपको नज़र आती है? बिल्कुल ठीक है जी, वो होना चाहिए, ये केजरीवाल साहब करेंगे इसको भी। केजरीवाल की बात पे लोग विश्वास करते हैं, बंदे में दम है, हरियाणा का बंदा है, मैं भी हरियाणा का हूँ, दम है उस बातों में, जो करते हैं वो करते हैं। अड़चन आती है फाइल आप पहुँचने में, आगे अड़चन आती है, वहाँ धरना देंगे, ये वो अड़चन करेंगे, वहाँ से पास करा ले आएंगे, मिलेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब तक क्यों नहीं किया, अब चुनाव आए तब याद आ गया आपको? बीजेपी ने वो काम नहीं करने दिया, वो काम नहीं करने दिया। बीजेपी हमारे दिल्ली की वोटर की वैल्यू दूसरा राज्यों से बहुत कम है, कारण जो अध्यादेश आया था 2023 में कि दिल्ली का बॉस कौन, जनता किसी को चुनो, बीजेपी कहती है बॉस हमारा होगा, ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था कि गणतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार दिल्ली का बॉस। छावला इलाके में जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ के लोकल्स ने, वहाँ के लोगों ने क्या बताया, किस तरीके की समस्याएं सिर्फ जाटों से जुड़े मुद्दों पर ही नहीं और भी उनके सामने आई, वो भी हमें बताया, दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, अब चुनाव आया तो उससे ठीक पहले उन्होंने जाट आरक्षण पे एक बयान दिया है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि देहात की सीट है, तो इस पे बात करनी पड़ेगी आप लोगों से। कैसे देखते हैं उस बयान को, क्या सोचते हैं? भाई जाटा ना आरक्षण तो मिल जाओ, पर दिल्ली कोई राजधानी है, कोई राज्य सरकार थोड़ी है। जब तक केंद्र की सरकार नहीं आओगी, जब तक दिल्ली के तो जाटा ना आरक्षण का मतलब कोई नहीं ये दे देंगे, ये खाली चुनाव है ही भी इसने कह दी। यही तो पहला 10 साल बन रहा था, इसने कदे जाट आरक्षण का वो ना कराया। अगर भाई जाटा ना आरक्षण दो, मैं समर्थन में हूँ। जाटा की तो भाई वो है ना एंडी मरोड़ दे ही ना, वो कड़ी बनावे हैं, उन्हें खुदकावे हर चले जा हैं जो अभिनेता हुआ है। जाटा के बारे में कोई ना सोचता, हाँ जाट जरूर दिल्ली के बारे में नहीं सोचा है कि भाई केंद्र में जो सरकार हो वो आवे और वो ये दिल्ली में सुधार करेगी। सुधार अगर इन तो होता 10-15 साल कांग्रेस करगी राज, 10-12 साल 10 साल इन हो लिए केजरीवाल आड़े तो क्या वो है, इलेक्शन बाहर आया आड़े के पैसे ठाक उड़े चला गया। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँ अगर कि दिल्ली में इतने मुख्यमंत्री रहे, साहिब सिंह वर्मा रहे एक ज़माने में, मदन लाल खुराना, फिर शीला दीक्षित रही, केजरीवाल ने भी अब 10-12 साल राज कर लिया। किस मुख्यमंत्री का काम देहात के लिए, दिल्ली देहात के जो इलाके हैं उनके लिए बढ़िया रहा, जाट समाज के लिए बढ़िया रहा? भाई हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं रहा। हमारे इलाके में जब शीला दीक्षित आई थी ना, ये नाला जो यो है नजफगढ़ ड्रेन, इस यो जो क्रॉस करा तो वो नहीं बोली यहाँ कौन आओगा, यहाँ तो बहुत गंदगी है। अगर हम इलाके के जाट समाज की बात करें तो वो क्या चीज़ ध्यान में रख के देकर वोट दे रहा है? जाट समाज जी अपनी
दुर्दशा पे रो रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने जाट समाज को उचित सम्मान नहीं दिया और देहात को कोई भी सरकार आई बिल्कुल ही बैकवर्ड समझ के नकार दिया। यहाँ पे कोई विकास कार्य किसी भी सरकार ने नहीं किया। जो आरक्षण का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले उठाया गया, देखो जी, ये फाइल जो है ये बहुत पहले ही हो चुकी है और जो इन्होंने कर रखा है सेंटर ने बहुत पहले कर रख चुका है और ये लंबित है, हाई कोर्ट में मामला है। केजरीवाल को पूरी जानकारी नहीं है इस बात का, हमें पूरा पता, हमारी समिति भी बनी हुई है, इसका केजरीवाल को पूरी जानकारी नहीं है और ये हाई कोर्ट में लंबित है। और जब सप्रेम सरकार थी 2004 में, जाते वक्त लास्ट में उन्होंने जाट आरक्षण की बात की थी, उसके बाद से ही ये मामला अधर में लटका हुआ है कोर्ट में। अगर जैसे हम ये समझना जानना चाहें कि दिल्ली में कोई जाटों का बड़ा नेता आपको नज़र आता है जो जाट समाज के लिए अगर वो सरकार में रहे तो कुछ काम होगा? देखो जी, सेंटर में तो कोई जाट नेता वैसे नरेंद्र मोदी ने लिया नहीं है। एक ये दिखाने के लिए उपराष्ट्रपति जाट बना दिया, सिर्फ ये दया बनाने वाली बात है। बाकी केंद्र में अगर सशक्त जाट नेता हो तो हमारी भी आवाज़, हम भी अपनी आवाज़ पहुंचा सके ताकि हमारी बात सुनी जा सके। लेकिन सेंटर में कोई मजबूत जाट नेता है नहीं और दिल्ली में भी जाट नेता मजबूत है नहीं। भाई देख, कैलाश गहलोत भी आम आदमी पार्टी था, अब वो बीजेपी में आया है, ठीक है। रही परवेश वर्मा के आपके सामने ये देख लो, ये 10 साल रहा परवेश वर्मा, ये हॉस्पिटल की 10 साल उसको बोली हमने, उसने ये काम नहीं कराया। ये सरकारी हॉस्पिटल है जो थे यहाँ से सांसद 2 बार थे। एक नजफगढ़ का हॉस्पिटल, वो भी उसको ये हो गया कि भाई इस इलाके में तेरे को वोट नहीं मिलेगी, तब उसने उसका वो करवाया है। अब इसी का ये हॉस्पिटल एक है, इसी का ब्रांच ये है साथ ही बिल्कुल, उसका टेंडर पास करवाया है इसने, कमलजीत सहरावत ने। सांसद बनने के उसने 1 साल नहीं होया है और उसने इसका टेंडर पास करवा दिया। अब परवेश वर्मा 10 साल रह गया, उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, वो काम तो वो भी कुछ नहीं करेगा। जैसे अब ये हरियाणा से सटा हुआ इलाका लगता है, तो क्या हरियाणा का भी प्रभाव यहाँ पे होता है? जब वोटिंग होती है उधर की चीज़ें ध्यान में रख के वोट दिए जाते हैं कि उधर किसकी सरकार है, क्या है, किस नेता का दबदबा नज़र आ रहा है? अगर हम पड़ोसी राज्य से तुलना करें तो आप देख लो, गुड़गांव बिल्कुल महानगर हो रहा है, उन्होंने नोएडा भी फैल कर दिया, क्योंकि वहाँ सरकार काम कर रही है। और यहाँ बिल्कुल यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है गुड़गांव एरिया होगा। अब आसपास के पड़ोसी राज्य जो हरियाणा टच है, बिल्कुल पूरा विकास हो रहा है और हम उपेक्षित हैं क्योंकि यहाँ पे सरकारें काम करने वाली नहीं है। हमें बड़ा दुख होता है कि हरियाणा जो कि हमसे बहुत पिछड़ा हुआ था और हम देश की राजधानी में होते हुए भी ऐसी जगह रह रहे हैं, पता नहीं कहीं भी बिहार के दूर दराज के जंगलों में रह रहे हो। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? क्या कोई जाट समाज से मुख्यमंत्री होना चाहिए जो इस इलाके के बारे में सोचे? नहीं, इस बारे में कोई राय नहीं है जी, क्योंकि दिल्ली में कोई एक अकेली जाटों की दिल्ली नहीं है। राव साहब हैं, गुज्जर हैं और ठाकुरों के भी गांव हैं, ब्राह्मणों के भी अपने गांव हैं और 36 बिरादरी है। मुख्यमंत्री वो हो जो दिल्ली का बाशिंदा हो, दिल्ली की जड़ से जुड़ा हो और दिल्ली के लिए काम करे। दिल्ली में मैं आपको बताऊं, जो है करीब 360 गांव हैं दिल्ली में, 360, 2-4 अप डाउन जो भी आप 360 मान के चल, उनमें करीब 200 गांव जाटों के माने जाते हैं। लेकिन मैं और भी आपको बताऊं, दिल्ली में जो जाट हैं ये दिल्ली के इन्हीं गाँव में नहीं रहते। यहाँ पर हरियाणा के काफ़ी जाट आ चुके हैं जो बॉर्डर लाइन से जुड़े हुए हैं। कुछ पोस्ट कॉलोनी में भी, जैसे रोहनी है, द्वारका में जो अच्छी नौकरी करने वाले हैं हरियाणा के, वो इनमें भी आगे बसे। और अनऑथराइज कॉलोनी तो जैसे नरेला है, बवाना है के आसपास बसी हैं, इधर कंझावला के पास भी बस गई हैं, फिर जो है नांगलोई के पास बसी हुई हैं। नजफगढ़ में तो एक गोपाल नगर कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी, वो 4-5 गाँव जितनी आबादी है उसमें 80% जाट ही हैं। और इधर फिर जो है कापसेड़ा की तरफ वहाँ यादव भी हैं, जाट भी हैं। मतलब पश्चिम पूर्वी दिल्ली में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग रहते हैं जो जाट समाज के लोग हैं। अभी 2 तो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, कांग्रेस ने टिकट दिया 2 सीटों पे। और तो जाट जो है करीब एक राजनीतिक दल के आंकड़ों के अनुसार, मेरे आंकड़े नहीं है, और तो उसके अनुसार 7.5% दिल्ली में जाट है। कितनी सीटों पर प्रभाव डालते हैं दिल्ली में? वैसे मैं अभी आपको बताऊं, लेटेस्ट चुनाव के बारे में बताता हूं। अब जो है तीनों पार्टियों ने 28 जाटों को टिकट दिया हुआ है और ये 28 जाट जो हैं ये
करीब 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। जाटों के नेताओं को या फिर उन नेताओं के किस्सों को जानने के लिए हमने सीनियर जर्नलिस्ट विनोद डबास से बात की। सुनिए। देश आज़ाद होने के बाद 1952 में चुनाव होने शुरू हुए थे, लोकसभा के भी विधानसभा के। जाटों को पहली बार मतलब लोकसभा के तौर पे चुनाव लड़ने का अवसर जो है 1971 में मिला था। लोकसभा चुनाव में चौधरी दलीप सिंह शाहपुर जट गांव के थे, वो भारी दिल्ली से उनको टिकट मिला था और वो जो है चुनाव जीते थे। तो पहले जाट मतलब बड़े नेता दिल्ली लेवल स्टेट लेवल के वो थे। फिर उसके बाद जो है कई नेता जो है स्थानीय स्तर पर काफ़ी कामयाब हुए, लेकिन उनके बाद सज्जन कुमार जो है जाट नेता के तौर पे उभर के आए। 1977 में जब दिल्ली देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे, फिर दिल्ली में महानगर परिषद के हुए और नगर निगम के भी चुनाव हुए थे। तो सज्जन कुमार को नांगलोई सीट से टिकट दिया गया था निगम पार्षद का, और जनता पार्टी की लहर थी, एंटी कांग्रेस लहर, वो उसमें पार्षद का चुनाव जीते थे सबसे ज़्यादा वोटों से दिल्ली में, मैं आपको बता दूं। और तो वो दूसरे नेता फिर 1980 में कांग्रेस ने उनको जो है एमपी का टिकट दिया, वो भारी दिल्ली से एमपी का चुनाव जीते और उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। संभवतः वो दिल्ली के ऐसे पहले नेता हैं जो पार्षद से सीधा एमपी बने। और उसी दौर में सज्जन कुमार के दौर में साहब सिंह वर्मा ने भी अपनी एक अच्छी इमेज बनाई और अपने आप को स्थापित किया। मतलब सज्जन कुमार के सामने ही जब सज्जन कुमार का पूरा सिक्का चलता था तो साहब सिंह ने भी अपना सिक्का जमाया। 96 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे, उसी दौरान लोकसभा के चुनाव हुए। तो कांग्रेस से तो सिटिंग एमपी सज्जन कुमार थे, उनको टिकट दिया, और भाजपा ने जो है केएल शर्मा को टिकट दिया, अपने राष्ट्रीय नेता को, और साहिब सिंह के पे जिम्मेवारी डाल दी, हम इनको टिकट दे रहे हैं, आपका काम है इनको जिताना। तो साहिब सिंह ने बहुत धुआंधार प्रचार किया था उस दौरान, और सज्जन कुमार जो है 2.5 लाख वोटों से आ रहे थे। जब वो एमपी बने थे 99 में साहिब सिंह, यहाँ 500 किलो लेन उनको बंगला मिला था, और तो उन्होंने क्या किया था, वो बंगले में जो है बिल्कुल ग्रामीण परिवेश बना दिया था उन्होंने। ऊपर छत भी फूस वगैरह डाल के ऐसे जो जैसे मकान झुपड़ी टाइप का, इस टाइप का मकान बनाया था। और उन्होंने अपने घर में वहाँ पर बंगले में बैलगाड़ी होती ना, तो गाड़ी जो किसान यूज़ करते थे बैलगाड़ी, तो वो गाड़ी भी खड़ी करवाई थी। गांव में पहले क्या होता था, कच्चे मकान रहने का कच्चा मकान होता था, लेकिन जो पशुओं का स्थान था बांधने का या बैठक होती थी, बुजुर्ग बैठते थे जो, वो उसको हेली कहते थे, हवेली टाइप का होता था वो, मतलब काफ़ी ऊंची छत होती थी, तो उसको हेली कहते थे। और तो उसके दरवाजे वगैरह बड़े बड़े होते थे, बड़े आकर्षित करते थे, बड़े शानदार ढंग के होते थे, भारी भरकम। उन्होंने वो दरवाजे और उसकी वही चौखट वहाँ पर लगवाई थी साहिब सिंह वर्मा ने। तो ये उनको भले ही वो बड़े नेता बन गए, लेकिन उन्होंने गाँव वाली बातें छोड़ी नहीं थी। और सज्जन कुमार के जो है गाँव में जाते आते तो थे, लेकिन उनका ये था, जिन गाँव वालों से उनकी अच्छी दोस्ती थी, पड़ती थी, तो खाना वहीं जाके खाते थे उन्हीं के पास। मतलब ये नहीं कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, नहीं, खाना वहीं खाते थे उनके पास। जब वो उन पे दंगों के आरोप लगे और वो मुख्यमंत्री पद से हटे, तो क्या इसका असर जाटों पर कुछ पड़ा कि जो काम हो रहे थे उसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ? हाँ बिल्कुल, जो है देखो, एक बात जो राजीव गांधी ने एक बार बोला था जब इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई थी, कि भाई जब कोई बड़ा पेड़ गिरता तो ज़मीन तो हिलती है। तो किसी भी मतलब जो है समाज का लोग किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा और वो हट जाए और फिर दोबारा मौका ना मिले, तो उसका नुकसान समाज को होता ही है। लेकिन दोनों नेताओं का जो पदों से हटना या जो आरोप लगे या जो उससे टिकट कटा सज्जन कुमार का भी, उसका नुकसान जो है एक अकेले जाटों को नहीं, वो सभी गांव वालों को ही हुआ। कितना जरूरी, देखो मैं आपको बताऊं, क्या जाट समाज में ऐसे समुदाय भी हैं या ऐसे नहीं है, जरूरत है? हाँ है बिल्कुल। देखो वो तो आरक्षण की जरूरत तो ब्राह्मणों को भी है, ऐसा नहीं है। मतलब हर बिरादरी में जो है गरीब तबका तो है ही, सभी अमीर नहीं होते, और तो जाटों में भी ऐसे हैं। ये आरक्षण की मांग जो, एक और बता दूं, मतलब जाटों की तरफ से कम होती है, राजनीतिक तौर पर ज़्यादा होती है। और दिल्ली चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा है? देखो मैंने अभी बोला ना, जाट आरक्षण जो है राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है, और तो उन्होंने बीजेपी को घेरने के लिए ये मुद्दा
उछाला है जो है, क्योंकि बीजेपी के शासन के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में जाट ओबीसी से बाहर हुए हैं। और तो इसके अलावा यूपी चुनाव के दौरान 2017 में भी जो है बीजेपी ने कुछ जाट नेताओं की मीटिंग हुई थी, और तो उसमें वायदा किया था जो है भाई हम ओबीसी में शामिल करेंगे, हम आपकी चिंता आपकी मांग के बारे में वाकिफ़ है और आपकी जो मांग पूरी करेंगे। दिल्ली देहात के इलाकों में बीजेपी के प्रति जाटों का रुझान रहा है, जो दिल्ली देहात की जाट बहुलता वाली सीटें हैं विधानसभा की। इस बार आपको क्या लग रहा है? दिल्ली देहात के जो लोग एंटी कांग्रेस रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वो चौधरी चरण सिंह के कारण। जब चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय राजनीति में आए तो दिल्ली के हरियाणा वगैरह ये सब जाट जो है चौधरी चरण सिंह, मैक्सिमम जाट चौधरी चरण सिंह से जुड़ गए थे, और चौधरी चरण सिंह की और कांग्रेस की लड़ाई थी, इसलिए एंटी कांग्रेस हुई ये। अब मैं बताऊं दरअसल क्या है, बीजेपी मानती है कि हमारे को जाट वोट देते हैं, लेकिन कांग्रेस भी मानती है, आम आदमी पार्टी भी मानती है, तभी तो केजरीवाल जी ने इशू रेस किया। फिर उनके जो है पिछले असेंबली सीट में मतलब 2015 में जो उनके 7 MLA थे जाट, इस बार 8 थे। तो उनको सभी पार्टियों को लगता है कि जाट हमारे को देता, हमारे को वोट देता, हमारे को देता, और तो लेकिन अब ये बटके भी देता है। ऐसी बात नहीं है कि अभी जो इस चुनाव में 4 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ तीनों पार्टियों के जाट ही कैंडिडेट हैं। जाटों को समझना इतना आसान नहीं है, फिर चाहे वो पत्रकार हो या फिर राजनेता। जाट इलाकों में हम गए, जाट समाज के लोगों से हमने बातचीत की, जाटों से जुड़े पत्रकारों के पक्ष हमने जानने की कोशिश की। उन्होंने हमें राजनीतिक समीकरण समझाया, राजनीतिक महत्व समझाया और इन बयानों की चर्चाएं भी की। लगातार ग्राउंड पर जाकर हमने इस मुद्दे को समझने की कोशिश की और जो सच्चाई हमारे सामने आई वैसे के वैसे हमने उसे आपको दिखाया। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत की कड़ी मेहनत रही। मेरा नाम विपिन किराड़ है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।